जय हिंद बच्चों। केसीसी संगम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको, हम सेल पढ़ा रहे थे, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं सेल में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स चल रहा था, तो अभी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बच गया था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ चुके हमने, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, सेल वाल्स, सेल मेम्ब्रेन और बहुत सारे सेल ऑर्गन के बारे में हमने जान लिया था। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारा होगा वैकुल्स। ठीक है, ये क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे रसधानी बोलते हैं। यह हमारे सेल के अंदर आप देखेंगे जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में थोड़ा इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, बड़ी सी होती है ना, बड़ी सी होती है। और जो हमारे एनिमल सेल होते हैं, जो जंतु सेल होते हैं, कोशिका होती हैं, उनमें जो इनकी शेप होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रसधानी के बारे में जान लेते हैं। देखिए रसधानी क्या होता है, ये आप स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है रसधानी। ये बीच में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यही क्या है, हमारा रसधानी है, ये ब्लू कलर से। ठीक है, अब यही क्या है, ये हमारा जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, एक सेल की कोशिकाएं दिख रही हैं। अब इसी के अंदर आप ये जो ब्लू कलर सा देख रहे हैं, ये रसधानी, ये प्लांट सेल का दिख रहा है इतना बड़ा सा। ठीक है, अब क्या होता है, रसधानी का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में, आप जानते होंगे। इसका मेन वर्क जो होता है वो जल को संग्रह करना, कलेक्ट करना होता है ना। वाटर को हमारे बॉडी में देखे होंगे कहीं ना कहीं कलेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में आपको भी पता है कितना बहुत सारा पानी प्रेजेंट रहता है ना। अब वो आप कहते होंगे कि 60% 80% जो भी है, अब क्या होता है, जल प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप कहेंगे कि हम इतना तो जल कैसे, यहाँ हमारे पेट में थोड़ी प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ये जो हमारी वैकुल्स होती हैं, इन्हीं में क्या होता है, ऑल ओवर सेल में जितनी हमारी बॉडी में सेल होती हैं, सारे सेल के अंदर एक वैकुल्स प्रेजेंट होता है। उसी वैकुल्स में हमारे जो वाटर होते हैं, जल होते हैं, वो क्या होते हैं, कलेक्ट रहते हैं। ठीक है, कलेक्ट रहते हैं, जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है फिर वहीं से दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैकुल्स थोड़ा साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि आपको भी पता होता है उसमें जो कलेक्ट होने का वाटर कलेक्ट होने होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होना होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको लॉन्ग टर्म पानी को आवश्यकता होती है। इसलिए उसमें नेचुरल ही बनाया गया है कि वो पानी अधिक मात्रा में कलेक्ट कर लें, अपना धीरे धीरे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया वैकुल्स। और हमारे एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल के अकॉर्डिंग छोटा होता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंदर प्रतवी जलिका। ठीक है, यह भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर आप देखे होंगे, ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस से लगा हुआ एक कंकाल की तरह पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ रहता है। जैसे आप देखते होंगे हमारे बॉडी में क्या होता है, कंकाल होता है, वो क्या करता है, वो हमको सपोर्ट करता है स्टैंड होने में, बैठने में, है ना। यानी कहने का मतलब जो कहते कोशिका के अंदर पूरा एक कंकाल जैसा ये क्या फैला हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो तरह से होता है आपका, कितने तरह से, दो तरह से होता है। एक होता है RER, एक होता है SER। इसका मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सेल के अंदर पाया जाता है। अब देखो स्मूथ और रफ इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ सरफेस पे क्या है, राइबोसोम के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से जो उसका सरफेस है वो रफ हो गया है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ सरफेस पे इधर देखिए इस तरफ जो दिख रहा है
कुछ सरफेस पे बिल्कुल कुछ नहीं प्रेजेंट है, जो राइबोसोम के कट्स हैं छोटे छोटे वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हैं, उनका जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह से हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है ये आंतरिक कंकाल देता है, सेल को एक कंकाल प्रदान करता है ताकि सेल क्या ना हो जाए आपस में। आपको भी पता है कि हमारे बॉडी से अगर जो हमारा कंकाल है उसको निकाल दें तो हमारा जो सारा का सारा पार्ट है वो कैसे हो, एक ही में सब कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसे मिल जाएगा आपस में, हमको पता नहीं चलेगा। हमारा जो स्टैंड होने का, बैठने का जो हम अलग अलग पोजीशन दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह सेल को भी एक कंकाल प्रदान करता है जिससे सेल की शेप एंड साइज कंट्रोल रहती है, बनी रहती है ना। जो शेप और साइज होती है वो बनी रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। वो किसकी वजह से होती है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद वसा का भी निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। वसा प्रोटीन का कैसे निर्माण करता है, हम आपको बताए थे कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। अब देखो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में हमारे राइबोसोम भी प्रेजेंट हैं। अब ये राइबोसोम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। हमने आपको पहली क्लास में, इसके पहले क्लास में बता दिया था कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर यहाँ भी राइबोसोम है तो वो भी क्या करेगा, प्रोटीन का ही निर्माण करेगा ना। तो इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट जो है सरफेस पे राइबोसोम है वो निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, सेंट्रोसोम। क्या देखेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह भी क्या होता है, हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सेंट्रोसोम सेल में प्रेजेंट होता है, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो इसका सर्च किए थे, खोज किए थे, बॉबरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, सर्च किया था, ठीक है। ये क्या होता है, जो मेन रोल हमारा होता है किसका, सेंट्रोसोम का। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये छोटे छोटे आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया गया है, ठीक है। ये सेंट्रोसोम्स होते हैं। अब ये सेंट्रोसोम का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका क्या करता है, कोशिका विभाजन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जिसे हम लोग भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अब कोशिका विभाजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जब हमारा बॉडी का निर्माण होने लगता है तो हमारा कोशिका क्या होती है, एक कोशिकी होती है। जो स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं, वो एक ही कोशिकी रहते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, आपस में विभाजित हो के, डिवाइड हो के, है ना, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो सब इसका जो मेन रोल होता है सेंट्रोसोम का वो क्या होता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है ना। अब एक कोशिकी हमारा स्पर्म और ओवम एक पूरा बॉडी का निर्माण कर देता है, जिसमें बहुत लाखों करोड़ों कोशिकाएं प्रेजेंट हो जाती हैं। तो एक कोशिका से करोड़ों कोशिकाओं को बनने में हेल्प कौन करता है, हमारा सेंट्रोसोम, है ना। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। हमारे बॉडी का एक ऑर्गन्स है लीवर, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेंट्रोसोम। तभी सेंट्रोसोम में जो है क्या होता है, पुनः निर्माण का जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, लीवर में। आप लीवर में अगर कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, लीवर कहीं कट लग जाता है, घाव लग जाता है, तो वो अपने से सही करने में सक्षम रहता है। वो अपने से क्या कर लेगा, सही कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो कोशिकाएं नष्ट हुई रहेंगी वो क्या करेगा, यहाँ पे सेंट्रोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो सेंट्रोसोम क्या करेंगी, फिर से न्यू कोशिकाओं का निर्माण करके यहाँ पे जो कोशिकाएं मृत थी उनके स्थान पे न्यू कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं, है ना। वैसे तो हमारे बॉडी में सब जगह सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लीवर होता है वहाँ पे सबसे अधिक प्रेजेंट होता है। इसलिए जो लीवर का
क्या होता है, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन वो बहुत तेज़ी से होता है। तो वो जो वहाँ पे कट घाव वगैरह लगता है वो आसानी से जल्दी क्या कर लेता है, अपना कवर कर लेता है ना, ये होता है। अब आप देखे होंगे एक और पार्ट होता है हमारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। आप सभी जान रहे होंगे, है ना। ब्रेन, जो ये हमारा ब्रेन है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन सेल में, न्यूरॉन्स में, ब्रेन सेल की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें जो सेंट्रोसोम होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है ना। वहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हेलमेट लगा के रखिए, नहीं एक बार अगर वहाँ की सेल्स डेथ हो गई तो वो दोबारा बन नहीं पाएंगी। हाथ में लग जाएगा, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ की जो बगल वाली सेल है वो दूसरे सेल का निर्माण कर देंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, वो कोशिका का निर्माण करके हमारा क्या करेंगे, न्यू कोशिका बना देंगी। और हमारे पास हमारे जो न्यूरॉन सेल है, ब्रेन है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट ही नहीं, सॉरी सेंट्रोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब जब सेंट्रोसोम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कोशिका विभाजन कौन करेगा? जब कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो न्यू कोशिकाओं का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि हेलमेट वगैरह अच्छे से सर पे लगा के रखो, नहीं तो वहां की कोशिका अगर एक बार डेथ हो गई तो वो दोबारा नहीं बन पाएगी, वहां निर्माण नहीं हो पाएगा, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ना। फिर अब कुछ लोग कहेंगे, अब कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कुछ बच्चों का कि सर अगर ब्रेन में सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन नहीं होता है तो जो ब्रेन का ट्यूमर होता है, ब्रेन में कैंसर होता है, वो फिर कैसे हो जाता है? क्योंकि आपको भी पता है कि कैंसर किसे कहते हैं हम लोग, इरेगुलर सेल डिवीजन, है ना। इरेगुलर सेल डिवीजन जब होता है तभी क्या होता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। सेल डिवीजन तो एक प्रोसेस से हमारे बॉडी में होता रहता है, सेल डेथ होती रहती है, बनता रहता है, तो वो एक प्रोसेस से होगा तो ठीक है। अगर इरेगुलर हो गया, मान लीजिए अब यहां बनना था 10 कोशिका, अब यहाँ पे क्या बन गया, 1000 कोशिका बन गया, इरेगुलर बन गया ना, वहाँ पे अधिक कोशिका बन गई तो वो क्या ले लेगा, एक कैंसर का रूप ले लेगा, जो हमारे ब्रेन में भी होता है ना। तो अब हम आपको बता दें, जो ये न्यूरॉन्स आप देखे होंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे रहता है, इन्हीं बीच में गैप रहता है, ये ऐसे गैप रहता है, आप देखे होंगे, आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, गैप रहता है, उन्हीं गैप में ग्लियल सेल पाया जाता है। और जो सेल डिवीजन होता है, इन्हीं ग्लियल सेल में ये हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और इन्हीं ग्लियल सेल में इरेगुलर सेल डिवीजन हो जाता है जो कैंसर बना देता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, ये बच्चों याद रखना कि अगर कोई पूछ लेता है कि अगर मान लो जो हमारा ब्रेन है उसमें सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे कैंसर कैसे हो जाता है? क्योंकि कैंसर का जो रूप होता है इरेगुलर सेल डिवीजन। अगर सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन होना ही नहीं चाहिए ना। तो जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो फिर कैंसर नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल आपस में जहां पे ज्वाइंट होती हैं, उन्हीं की बीच में क्या होते हैं, ग्लियल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो उन ग्लियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, उनमें इरेगुलर सेल डिवीजन हो जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। समझ में आया? ये चीज हो गया आपका सेंट्रोसोम। अब हम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे वो हमारा है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, है ना। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस को ही केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका खोज था कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो ऑल ओवर सेल, जितने सेल, आप सेल का स्ट्रक्चर देखे थे फर्स्ट वीडियो में, है ना। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे आपको देखने को मिल रहे थे, सेल ऑर्गेनेल्स। अब उन सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी है, अब हमारे पूरे बॉडी को हमारा कौन, माइंड ही तो, ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है
है ना, हमको कफ खाना है, अगर हम कुछ मुंह में खाने जा रहे हैं तो उसको चबाना है, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। भैया माइटोकॉन्ड्रिया आपको चलो एनर्जी देना है, लग जाओ अपने काम पे। भैया राइबोसोम प्रोटीन की जरूरत है, बनाओ प्रोटीन जल्दी जल्दी, है ना। गाल्जी बॉडी भैया चलो लग जाओ, प्रोटीन लो यहाँ से जाके वहाँ पहुँचा दो, लो यहाँ से ग्लूकोज उठाओ जाओ वहाँ पे जीवा को दे आओ, ज़्यादा बोल रहा है उसको ज़्यादा हो सकता है। ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका न्यूक्लियस कर रहा है, केंद्रक कर रहा है, जो सेल के अंदर इसे क्या कर रहा है? एक कंट्रोलर का काम करता है।